आज हम लोग फोर्सेज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। फोर्सेज जो तुम्हारा एस सी वर्मा की बुक में तो एक नया एक चैप्टर में ही दिया हुआ है, एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन तुमको एनसीईआरटी जो बुक है उसमें फोर्सेज का जिक्र, फोर्सेज इन नेचर तुमको दिया हुआ है। जो चैप्टर जो फिजिकल वर्ल्ड है पहला चैप्टर उसमें भी दिया हुआ है, और उसके बाद जो लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो फिफ्थ चैप्टर है उसमें भी दिया गया है फोर्सेज के बारे में, जो कि फोर्स जो वर्क करते हैं मैकेनिक्स में जो वर्क करते हैं उस फोर्स के बारे में। तो आज सबको इंक्लूड करते हुए हम लोग इस फोर्सेज को आज का लेक्चर होगा जो सबों को इंक्लूड करेगा। तो और एस सी वर्मा के जो फोर्सेज चैप्टर हैं जो कि चौथा चैप्टर होगा, तुम उससे क्वेश्चन भी बना सकते हो। उस लेक्चर को देखने के बाद इस लेक्चर को देख लो, उसमें कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, कुछ एग्जांपल भी मैं बताते जाऊंगा फोर्सेज का, और देयरफॉर तुम चाहोगे तो उसमें क्वेश्चन भी एस सी वर्मा के बुक से कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स जो एस सी वर्मा का वॉल्यूम 1 है उससे चैप्टर 4 में जो एक्सरसाइज भी उसका बना सकते हो, ऑब्जेक्टिव भी है, उसको ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और तुमको बताया कि फिजिकल वर्ल्ड जो तुम्हारा चैप्टर है एनसीईआरटी का उसमें भी है, और मैकेनिक्स जो तुम्हारा है जो चैप्टर 4 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन उसमें भी तुमको चैप्टर 5 इनफैक्ट चैप्टर 5 में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी एनसीईआरटी बुक में इसका जिक्र किया हुआ है। तो इन सबों को लेते हुए हमारा लेक्चर होगा जिसमें सारे टॉपिक इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये देखते हैं फोर्सेस। तो फोर्स क्या है? फोर्स जो है तुमको ये किसी बॉडी के इनर्शिया को चेंज करता है। फोर्स इज द काउज, फोर्स इज द काउज to change the inertia of rest or motion of a body और सिस्टम ऑफ बॉडीज, तो ये तुमको फंडामेंटल फोर्सेस, नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्सेस कह सकते हैं। देयर आर 4 फंडामेंटल forces in nature, forces in nature। तो फंडामेंटल फोर्स 4 है, चारों का नाम मैं पहले लिख देता हूँ, देयरआफ्टर इसको डिस्क्राइब करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा नंबर है तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है तुमको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा है तुमको वीक न्यूक्लियर फोर्स। कुछ बुक्स में इन दोनों को एक साथ भी कर दिया जाता है। तो सबसे पहला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम लोग डील करते हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स act between two bodies due to their mass is called gravitational force। The gravitational force
The gravitational force is directly proportional to mass to product of mass of two bodies and inversely proportional to square of distance between them। तो जैसे कि यहाँ पर तुमको एक देखें दो मासेज ले लें हम लोग M1 और M2। ये जो तुम्हारा होता है ये ग्रेविटेशन फोर्स जो कि हम लोग पढ़ते हैं वो एट्रैक्टिव इन नेचर होता है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। ग्रेविटेशनल फोर्स F प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये तुमको अट्रैक्ट इसको इधर करेगा और ये तुमको इसको इधर की ओर अट्रैक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव F प्रोपोर्शनल M1 M2 दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो F प्रोपोर्शनल क्या हो गया यहाँ पर M1 M2 बाय R स्क्वायर, और F के यहाँ जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो F इक्वल्स टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर। G is called gravitational constant और G का वैल्यू जो होता है 6.67 × 10⁻11। जहाँ तक इसकी यूनिट की बात है, यूनिट देखो कैसे निकालेंगे। G है तुम्हारा तो इसको F इंटू R स्क्वायर, तो न्यूटन हो गया F का इंटू मीटर स्क्वायर बाय पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, ये होगा तुम्हें G का असाइनमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव इन नेचर, ये तुम्हारा जो है जो स्मॉल डिस्टेंस के लिए एट्रैक्टिव इन नेचर। दिस फोर्स इज एट्रैक्टिव इन नेचर, ये एट्रैक्टिव होता है, ये एक दूसरे को एट्रैक्ट करेगा। लार्ज डिस्टेंस पर इसमें इसके जो कुछ नए बताए जा रहे हैं कि वो रिपल्सिव भी हो सकता है, खैर उसकी चर्चा नहीं की गई बुक में ज़्यादा। तो F इज इक्वल टू क्या होगा G M1 M2 बाय R स्क्वायर। अगर एक बॉडी तुम्हारा अर्थ हो जाए तो उसको हम लोग ग्रेविटी फोर्स भी कहते हैं। तो ये तुम नोट कर लिया होगा, इसको यहाँ पर मिटा रहे हैं। इसके बाद आगे लिखते हैं, 4 अलग अलग फोर्स को डील करेंगे बारी बारी से, एक आधे एग्जाम्पल भी देते जाएंगे एक न्यूमेरिकल टाइप का। तो F इज इक्वल टू क्या होगा G M1 M2 बाय R स्क्वायर। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो हो गया तुमको F इज इक्वल टू G M1 M2, कोई दो मास है उसके बीच में जो तुमको फोर्स लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे ग्रेविटेशन फोर्स। और अगर एक पार्टिकल क्या हुआ मास हो गया, तो जैसे अर्थ पर तो लगता है कोई बॉडी का, तो उसे हम लोग ग्रेविटी फोर्स भी कहते हैं। और द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेट। तो उसको वेट भी कहते हैं, वेट ऑफ बॉडी। इसी में से एक वर्ड आता है, अब उसी को लिख लेते हैं, वेट ऑफ ए बॉडी। weight of a body, the force by which earth attract a body
towards itself is called weight of the body, is called weight of the body। जैसे अर्थ है तुम्हें, ये अर्थ हो गया, अर्थ का तुम्हें हो गया, इसको पॉइंट मास, यहाँ पर एक m रखा हुआ है, ये इट इज़ m स्मॉल मास, ये पॉइंट मास m है यहाँ पर, और अर्थ का मास ये रेडियस r है, कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ और r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। वो जो तुमको बताए थे वो तुमको पॉइंट मास के लिए, तो जिसमें मास बहुत छोटा हो, तो रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये फोर्स जो तुम्हारा होगा, फोर्स F इज इक्वल टू क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स जो तुम्हारा लगेगा, वेट जिसको कहते हैं वेट ऑफ बॉडी, weight of the body is gravitation force, F equals to G capital M into small m by r square। तो जी एम बाय आर स्क्वायर जो मास ऑफ अर्थ है तुम्हारा, कैपिटल मास इज दैट इज इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg होता है, और रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है 6400 किलोमीटर होता है। तो इन सबों का वैल्यू रखने के बाद एक जो जी एम बाय आर स्क्वायर को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल जी, इसको कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं इसको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो g इज इक्वल टू आ जाएगा, g का वैल्यू 6.6 कैपिटल G 6.6 × 10⁻11 इंटू 6 × 10⁻24 बाय 6400 इंटू 1000। मीटर में SI यूनिट में काम करना है तो आपको मीटर में लाना होगा इसको, और ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तुम इसका रख सकते हो। अब कोई कहेगा किस हाइट पर जाए कि इसका मास, इसका जो वेट है हाफ हो जाएगा, तो आप यहाँ से अगर h हाइट तक जाते हैं तो ये जो फार्मूला है जी एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जैसे कि एक क्वेश्चन दे सकते हैं, इसमें क्वेश्चन लिखते हैं, एट व्हाट हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस the weight of body becomes half of weight at earth surface। अर्थ सरफेस ये तुमको एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, जो चैप्टर 4 है उसके एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखते हैं, जैसे इसको बनाते हैं, नीचे दिया हुआ है, लास्ट में है तुम्हें लगभग। तो इसमें जो तुम्हारा होगा, जो कि मास ऑफ अगर अर्थ है तुम्हारा, अर्थ सरफेस पे वेट कितना होगा पहले इसकी चर्चा करते हैं, फिर h हाइट में चले जाएंगे। तो ये r अगर डिस्टेंस है, m है, इसका मास m हो गया, तो वेट ऑफ बॉडी एट अर्थ सरफेस F इक्वल टू क्या होगा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर। इफ एट हाइट h it becomes half the weight at अर्थ सरफेस। तो F1 इक्वल टू क्या होगा, जी एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये F1 क्या हो गया, F/2 हो गया। ये F1 को हम लिख सकते हैं F/2 इक्वल्स टू जी एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो 1/2 इंटू जी एम एम बाय आर स्क्वायर बराबर जी एम एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो r प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। तो r प्लस एच इज इक्वल टू √2r, तो h इज इक्वल टू √2 - 1 इंटू r। तो 1.414 - 1 इंटू 6400 किलोमीटर।
तो ये करीब करीब 2700 किलोमीटर के आसपास आएगा। तो इसमें जो जी का वैल्यू है, यहाँ पर mg का यूज नहीं कर सकते क्योंकि जी का वैल्यू वहाँ जाएगा तो चेंज हो जाता है, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी चेंज है। लेकिन ये जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्स में कहीं भी उसका मान, जैसे कि अर्थ के बजाय आप कोई भी सन भी लीजिएगा तो उसका मान कैपिटल जी का 6.67 ही रहेगा। तो ये तुम बना सकते हो इसका क्वेश्चन, और जैसे कि कोई डायरेक्ट दिया हुआ है तो उसको फार्मूला पर बैठा सकते हो। तो आई थिंक कि ये समझ में आ गया हो तुमको वेट ऑफ बॉडी, और कैसे ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया, इसको देख सकते हो। तो अब है तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की चर्चा करते हैं। इसको देख सकते हो, इसको लिख लेगा, इसको अपने सॉल्व भी कर लेगा। नोट्स भी चाहो तो राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर नोट्स भी लिख सकते हो तुम। और इस पे बता जा रहे हैं हम उसको भी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स the force between two charges is directly proportional to the multiplication of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये तुमको कुलम्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये तुमको जो लॉ देने का श्रेय जाता है कुलम्स लॉ, कुलम्स नाम के साइंटिस्ट को। और जो ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स न्यूटन के द्वारा वो जो फार्मूला दिया गया था वो न्यूटन का लॉ जो ग्रेविटेशन कहलाता है। तो ये कुलम्स लॉ है, द लाइक चार्जेस, एक तरह का पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, द लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charge attract each other। ये तुमको Q1 और ये Q2 दो चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो क्या हो गया तुमको F प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसका इन्वर्स हो गया। तो F इक्वल्स टू एक हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, जिसको K भी कहीं लिखा हुआ मिलता है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट जो होता है तुमको, इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो एप्सिलॉन नॉट कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट ऐसे। और इसका वैल्यू होता है, एप्सिलॉन का वैल्यू होता है, एप्सिलॉन को परमिटिविटी, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका जो एसआई यूनिट में वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। तो एप्सिलॉन के ऊपर चल जाएगा तो चार्ज का होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जहाँ तक कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ही वैल्यू तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो, के जो तुम भी इसको कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें एप्सिलॉन के वेट का वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा तुमको। तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो इसको। तो इस फार्मूला को कहते हैं F = K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो। अगर लाइक चार्ज है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करेंगे, और अगर लाइक चार्ज है जैसे पॉजिटिव है
ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, इधर जितना फोर्स ये रिपेल करेगा इधर, उतना ही फोर्स से ये रिपेल करेगा इस साइड। लेकिन एक पॉजिटिव हो जाए और एक निगेटिव है अगर, तो ये इसको अट्रैक्ट इधर करेगा F फोर्स से, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से। तो ये तुमको इलेक्ट्रिक फोर्स का हो गया। तो लाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव भी रहा तो पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा, और पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करता है, जिसका मैग्नीट्यूड ये तुम्हारा दिया हुआ इस फार्मूला से निकाल सकते हो। चार्ज जितना रहेगा उसके मुताबिक इसको कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। तो इसको फार्मूला वगैरह बैठा सकते हो, क्वेश्चंस दिए हुए हैं कुछ एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, ऐसे लोगों का 4th चैप्टर में उस पर ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन को। फार्मूला मैं नहीं बैठा रहा हूँ। और जाहिर है कि ध्यान रहे जब फार्मूला यूज करते हो, जैसे डिस्टेंस को सेंटीमीटर में दे दिया तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, और चार्ज को तो कूलम में दिया ही जाएगा, और SI यूनिट में इसका जो वैल्यू है के का डायरेक्ट रख सकते हो वहाँ वैल्यू, तो एप्सिलॉन नॉट के 1/4 का ही वैल्यू डायरेक्ट रख दो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज के ही कारण प्रोड्यूस होता है। तो वो भी जो फंडामेंटल आजकल जो फोर्सेज हैं दोनों, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, वो दोनों चार्ज के कारण ही होते हैं, इसलिए दोनों का ओरिजिन सेम ही माना जाता है। जिसको हम लोग कहते हैं कि दोनों जो फोर्स पहले अलग अलग माना जाता था, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन लोगों ने बाद में इस बात का देखा कि दोनों फोर्स का ओरिजिन एक ही है अभी। लेकिन दोनों के जो ग्रेविटेशन फोर्स जो कि न्यूटन्स के द्वारा दिया हुआ है, और कूलम्स फोर्स जो कि अभी हमने लिखा, ये दोनों फोर्स देखने में बहुत ही सिमिलरिटी रहता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेज की को जो कोशिश की जा रही है, जैसा कि तुम्हारा NCERT बुक का जो तुम्हारा फिजिकल वर्ल्ड में लिखा हुआ है, तो उसमें यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स के जो एक ही फार्मूला से सभी डील हो जाए, तो वैसा कोई यूनिफिकेशन फोर्स को करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली है, क्योंकि उसके लिए जो बहुत से लेबोरेटरीज वगैरह की जरूरत है, वो उसका चार्ज, उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, इस कारण से जो उसके थ्योरीज हैं उसको वेरीफाई नहीं किया सका है। लेकिन लोगों का ये कोशिश है कि यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेज को किया जाए, मैंने सभी फोर्स के नेचर में जो फोर्स होंगे उसके एक ही ओरिजिन होने चाहिए, एक ही प्रकार के लॉ होने चाहिए। लेकिन हम लोग चूंकि उस नेचर के उस लॉ को नहीं समझ पाए हैं जो कि सारे फोर्सेज को एक जैसा डील करता होगा, इसलिए हम लोग उनको अलग अलग रूप में अभी पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम लोग कह सकते हैं कांटेक्ट फोर्स, जैसे उसी का पार्ट है कांटेक्ट फोर्स। इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट between two surfaces kept in contact, जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे जाएं। तो उसमें जो तुमको लगता है उसके बीच में जो फोर्स लगा दैट इज कांटेक्ट फोर्स। द कंपोनेंट ऑफ contact force perpendicular to the surface is called normal reaction, and the component along the surface is called friction force। तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो कि काफ़ी नाम सुना होगा, ये कंटेक्ट, दो बॉडी के कंटेक्ट होने पर ही ये डेवलप होता है। जैसे देखो ये डायग्राम है, एक सरफेस है यहाँ पर, इस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बॉडी रखा हुआ है, तो इन दोनों के कांटेक्ट के कारण इस पर जो तुमको है एक कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर लग रहा होगा, जो कि इस ढंग से तुमको एक कांटेक्ट फोर्स, तुमको अगर ये तुमको चल भी रहा है बॉडी, तो इस ढंग से कांटेक्ट फोर्स लगेगा। तो ये इसका एक पार्ट जो कि इधर की ओर कंपोनेंट, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो कंपोनेंट होगा, इसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे, और दूसरा पार्ट जो कि सरफेस के लॉन्ग लगेगा उसे हम लोग फ्रिक्शन कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन फोर्स F, और ये तुम्हारा क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन। ये तुम्हारा हो गया कॉन्टैक्ट
फोर्स, ये हो गया F। ये ऊपर की ओर जो लग रहा है इट इज नॉर्मल रिएक्शन N कहते हैं इसको, N भी कह सकते हो, R भी किसी में दिया होता है, एनसीईआरटी बुक में R भी लिखता है इसको, N भी लिखा जाता है इसको। तो ये दोनों जो तुम्हारा इसका जो कंपोनेंट है, तो कंटैक्ट फोर्स F इज इक्वल टू क्या लग रहा है तुमको, रूट अंडर F स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल है, इसका तुमको ये वैल्यू निकल सकता है। अगर ये जो तुम्हारा एंगल है, ये तुमको एंगल दिया हुआ तो इसका कंपोनेंट भी निकाल सकते हो, जो कि कंपोनेंट तोड़ के उसका जैसे जैसे कंपोनेंट करते हैं ये दोनों का रिजॉल्व पार्ट होगा। तो ये तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स और इसका रिजल्टेंट होता है, जिसको हम लोग कंटैक्ट फोर्स कहते हैं। तो कंटैक्ट फोर्स के दो पार्ट हो गए। अगर तुमको एक को कहेंगे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, और एक हो गया तुमको फ्रिक्शन। इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज में, तुम देखोगे शर्मा जो 4th एक्सरसाइज है उसमें इसको बना सकते हो। और जिस भी क्वेश्चन में तुमको दिक्कत हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी, तो हमसे राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। जिसमें पर्सनल भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत है, वो पर्सनल गाइड भी चाहता है, तो हमसे कांटेक्ट करके वो हमसे हेल्प ले सकता है। फिजिकल पर्सनल को भी चाहिए क्लासेज, तो पर्सनल क्लासेज की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। तुम राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। जिसमें कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री को हो या मैथ को, तुमको किसी भी बुक से तुम्हें बताई जाए, किसी भी पैकेज से हो या किसी बुक से हो, किसी को दिक्कत हो रही है, तो वो हमसे संपर्क करे। उसको मैं पूरी मतलब जो भी जिस कुछ तरह के क्वेश्चन में जरूरत है, थ्योरी में जरूरत है, कहीं भी किसी पॉइंट में सारे डिफिकल्टीज को दूर की जाएगी। तो ये तुम्हारा हो गया ये नॉर्मल रिएक्शन, और इसका दो कंपोनेंट इसका होता है, जो कि एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिसको नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे, और एक फ्रिक्शन, दोनों का रिजल्टेंट होता है ये। तो और अगर तुमको कंटैक्ट फोर्स चाहिए तो एक एंगल से जैसे रिजॉल्व पार्ट निकालने आता है, तो फ्रिक्शन और उसको निकाल सकते हो, उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जो फ्रिक्शन में आगे देखेंगे। तो ये होगा तुमको कंटैक्ट फोर्स, जो दो बॉडी के कंटैक्ट कारण होता है। दूसरा फोर्स है तुमको जिसको कह सकते हो स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, when a spring is stretched or compressed, when a spring is stretched or compressed, a force is exerted by a spring which is proportional to elongation or compression of the spring, elongation or compression of the spring। और जैसे जैसे ये अपोजिट भी लगेगा, ये फोर्स तुमको अपोजिट लगेगा। जैसे कि ये तुम्हारा एक स्प्रिंग, जैसे यहाँ है तुमको एक स्प्रिंग है, इसको तुमको जबकि हम लोग स्ट्रेच किए, इधर स्ट्रेच किए अपने नेचुरल लेंथ से, एक्स से स्ट्रेच किया गया, एफ एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया गया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, जिससे कि ये द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस एक्स हो गया, एक्स से ये क्या हो गया, एक्स से इलॉन्गेट हो गया। तो स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा, स्प्रिंग जब स्ट्रेच हुआ तो स्प्रिंग फोर्स उसके अपोजिट लगता है, स्प्रिंग फोर्स उसका अपोज करेगा। तो स्प्रिंग फोर्स F जो होगा तुमको, स्प्रिंग फोर्स F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट होता है इसलिए माइनस आप लिख सकते हैं इसको। तो F बराबर क्या हो गया, माइनस के एक्स वेक्टर, K इज कॉल्ड F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और स्केलर फॉर्म में F इज इक्वल टू के एक्स भी कर सकते हैं, ये अपोजिट है इसलिए माइनस लगा दिया गया है। तो K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, द साइन यूनिट ऑफ के इज, द साइन यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, के इज न्यूटन पर मीटर। जैसे के बराबर एफ बाय एक्स हो गया, तो एफ का न्यूटन हो गया पर मीटर। और स्केलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, इन स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म एफ इक्वल्स टू के एक्स, ऐसा भी कर सकते हैं, जो मैग्नीट्यूड इससे पता चल जाएगा आपको। और अगर इसको कोई कंप्रेस करे, एक्स क्या चीज था यहाँ, एक्स इज एलोंगेशन, अगर कंप्रेस भी करेगा तो भी क्या होगा, अगर ये स्प्रिंग है, इसको किसी ने अपनी नेचुरल लेंथ से क्या कर दिया, एक्स कंप्रेस्ड, इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, इधर
इधर एक्सटर्नल फोर्स लगा, इस साइड से एक्सटर्नल फोर्स, तो इसको कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स इस साइड अपोजिट लग जाएगा। और F, अगर F तो तुम्हारा क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये कभी भी जैसे ये कंप्रेस हो गया तो ये इधर लगेगा, एलोंगेट हो गया तो अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ लाने का कोशिश करता है स्प्रिंग फोर्स। ये भी एक तरह का कंटेक्ट फोर्स ही है जो कि स्प्रिंग के और बॉडी के कंटेक्ट का डेवलप होता है, जिसको हम लोग स्प्रिंग कंटेक्ट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। और ये तुम्हारा Kx, जितना ज़्यादा स्प्रिंग को एलोंगेट करते हैं, फोर्स देखते हो उसको दबाना या उसको खींचना काफ़ी कठिन होने लगता है, तो वो उसके प्रोपोर्शनल होता है। एक और तीसरा फोर्स इसी में कह सकते हो टेंशन इन स्ट्रिंग, जो कॉमन फोर्स है जो मैकेनिक्स में काफ़ी काम करते हैं। टेंशन इन स्ट्रिंग, सी नंबर तुम्हारा फोर्स हो गया टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स, तुम इस पर क्वेश्चन वगैरह सबको पुट कर सकते हो। क्वेश्चन जहां बनाने में दिक्कत हो तुम हमसे राइट रूल ऐप के माध्यम से संपर्क करो। कोई भी न्यूमेरिकल हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, जेईई मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, किसी तरह की एग्जाम की तैयारी में तुम्हें उसकी हेल्प की जाएगी। तो यह तुमको स्ट्रिंग for the force or tension in string. When a string is stretched, इसमें से टेंशन डेवलप है, stretched not compressed, stretched, a force is developed in it, which is called tension in string, tension in string। तो इसको लोग टेंशन इन स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया इधर की तरफ, ये टेंशन हो गया, ये T, और ये हो गया तुम्हें T, ये T इक्वल्स टू टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो कभी भी जैसे इफ द स्ट्रिंग इज लाइट, इफ द स्ट्रिंग इज light and doesn't contact in mass, the tension is same at every point of the string, और ये टेंशन का फोर्स होता है। मतलब कि ये हर पॉइंट पर जहाँ पर भी, जैसे ये एक स्ट्रिंग है, इसको किसी ने इधर खींचा, इधर से स्ट्रेच किया, इधर भी स्ट्रेच किया, तो इसके कहीं भी तुमको ये जो तुम्हारा पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर जो डेवलप होगा, यहाँ पर टेंशन जो डेवलप होता है कोई पॉइंट पर, ये तुमको इस को यहाँ दिखाया, तो इधर टेंशन इधर लगेगा, इधर भी टेंशन। अगर इसको मास है तब तो टेंशन अलग अलग हो जाएगा, T है तो T प्लस dt हो जाएगा। लेकिन अगर मासलेस है, जो कि जहाँ सामान्यतः अक्सर रहता है क्वेश्चन में, कुछ जो डिफिकल्टी लेवल के अलग अलग क्वेश्चन से लूडो वगैरह के, या कुछ देखोगे राष्ट्रीय ऐप के पर भी कुछ क्वेश्चन जो दिए हुए हैं लॉज ऑफ मोशन, उसमें स्ट्रिंग का मतलब मास भी है दिया हुआ, तो उसके भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो अलग बात है जो कि बाद में डिस्कस की जाएगी। अदरवाइज नहीं तो जो कॉमनली क्या रहता है, दोनों तरफ टेंशन सेम ही रहता है, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग अक्सर लिए जाते हैं क्वेश्चन में। और जहाँ पर डिफरेंस होंगे तो उसके आधार पर तुमको उसमें टेंशन को क्या मानना होगा, आपको अलग एज्यूम करना होगा। तो ये तुम्हारा हो गया टेंशन इन स्ट्रिंग। तो ये सब कॉमन तुमको मैकेनिक्स के फोर्सेस थे। अब तुमको तीसरा जो अभी जो हम लोग जो डील कर रहे थे, न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इन सबों के बारे में इसका कोई फॉर्मूला तो अभी तक नहीं पता है, लेकिन इस न्यूक्लियर फोर्स का क्या है, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जहां तक की बात रहा न्यूक्लियस में, एटम में न्यूक्लियस होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। ये एटम का मॉडल है तुमको, ये न्यूक्लियस, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन होगा। ये सब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसमें, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट।
ऑर्बिट। तो ये तो एटम का मॉडल है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो कि एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। अब जहाँ तक इसको देखें समझें कैसा फोर्स होता है ये। इन न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट। The repulsive force between protons is balanced by strong nuclear force। It arises due to conversion of mass into energy। ये रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का बात हो गया। ये रिलेटिविस्टिक फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग कहते हैं, जिसमें कि डील करते हैं। उसको थोड़ा सा और चर्चा कर देते हैं। तो ये तुमको इसका ओरिजिन इसी कारण से होता है। तो ये जो तुम्हारा है ये जाहिर है कि एट्रैक्टिव इन नेचर होता है, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके बीच में ये लगता है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये विद इन न्यूक्लियस न्यूक्लियर फोर्स सबसे बड़ा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है विद इन न्यूक्लियस। इट इज मतलब इट का मतलब न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से भी बड़ा होगा, मजबूत होगा, ग्रेविटेशन उससे भी कमजोर होता है। तो इसमें जो है तुमको न्यूक्लियर सबसे बड़ा हो गया, देयर आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देयर आफ्टर ग्रेविटेशन फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और ई हो गया तुमको, ये न्यूक्लियर फोर्स हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ई हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये तुम्हारा हो गया। बट डिस्टेंस लार्जर देन 10⁻⁻10 मीटर, it becomes negligible in the nuclear force। The strong nuclear force is negligible, बहुत छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा ये। तो उस स्थिति में क्या हो गया, ई सबसे बड़ा हो जाएगा, जी देयर आफ्टर एन, ऐसा हो जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स की जहां तक बात है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, चौथा नंबर, weak nuclear force। The force act between जो कि न्यूक्लियर जो कि बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, एटॉमिक मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल, बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स like meson, positron, boson, etc। और आजकल तो हिग्स बोसोन भी एक कहते हैं जो कि मास को कम के रिस्पॉन्सिबल, इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये सबसे वीक होता है, ये सबसे वीक ही फोर्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स का जो धारणा है हम लोग, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ जब जिसमें लागू होता है, क्लासिक तो दो तरह की है। क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए जरूरी है, क्लासिकल मैकेनिक्स
जो तुमको मैकेनिक्स का एक जो ब्रांच है जो कि हम लोग पढ़ते हैं, इसमें लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड, लॉज ऑफ मोशन इसमें वैलिड होता है, लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड, अदरवाइज जो भी हम लोग पढ़ते हैं इज वैलिड। और इसमें तुमको ये जो तुम्हारा होगा, इसके लिए पार्टिकल का जो साइज होना चाहिए एटम के साइज से बड़ा होना चाहिए। तो वेलोसिटी लेस देन, इसमें कब वैलिड होता है ये, वेलोसिटी मच लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज c इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इससे काफ़ी कम होना चाहिए तुमको, तब वैलिड होगा। साइज ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन 10⁻⁷ मीटर, 8 मीटर, मतलब -6 मीटर भी कर सकते हैं, माइक्रोमीटर से बड़ा कर दीजिए लगभग, ये रफली ऐसे देख लोगे। सेवन बुक में क्या लिया है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है क्या लिखा हुआ है, मतलब कि जो साइज जो दिखने के जो साइज से में हो उसमें ही आप ये जो थ्योरीज है ये लगा सकते हैं। अदरवाइज इससे छोटे के लिए क्या लगता है, और वेलोसिटी अगर आपका बहुत अधिक हो जाए तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स लागू होगा। ये वेलोसिटी इज इन कंपेरेबल टू इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज comparable to velocity of light, relativistic mechanics is मतलब, और इसमें ओबे होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन, ये सब जितना भी है, जितना भी सब में तुमको अगर इन सबों के को स्टडी करना है तो आपको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की पढ़ाई करनी होगी, जिसका कि मास क्या होना चाहिए, मास तुमको 10⁻⁻⁶ भी मास भी सफिशिएंट बड़ा होना चाहिए, साइज भी उसका बड़ा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सबों में ये इसको जो है आप क्लासिकल मैकेनिक्स जो लॉज ऑफ मोशन इन सब उस ढंग से लागू नहीं होते हैं, इसके बाउंड्रीज हैं। और जैसे चारों जो फोर्सेज हैं तुमको चारों का मैंने इसमें जिक्र कर दिया लगभग, और जो कि तुम्हारा था, और कुछ क्वेश्चंस मैंने कहा कि मैंने सजेस्ट किया तुम ऐसे बुक से, ऑब्जेक्टिव है उसमें, और सब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है फोर्सेज चैप्टर जो चौथा है उसको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। और जहाँ तक है जो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट लेक्चर जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें भी ये चैप्टर इसके बारे में बताया गया, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो 5th चैप्टर उसमें भी इसमें दिया हुआ है। और इसके बाद जो हम लोग का जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का आगे का लेक्चर तुमको जैसे भी होगा जो कि उसमें भी पढ़ाई होगी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करें। तुम क्वेश्चन का प्रैक्टिस इसमें करोगे, जहाँ पर जो फोर्सेज चैप्टर जैसे वहाँ का 4th चैप्टर है, और जहाँ भी दिक्कत होगा तुम हमसे संपर्क कर सकते हो किसी भी टाइप के किसी भी ढंग से। पर चैप्टर में दिक्कत हो रही है फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, तुम राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करो। तुम्हें पर्सनल भी कोई परेशानी हो रही है किसी कंसेप्ट को समझने में या किसी क्वेश्चन को बनाने में, तो जाहिर है कि उसमें सारी हेल्प की जाएगी जो तुम्हें जिसकी समस्या का तुम्हारा और पढ़ाई में तुम्हें आगे आसानी हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।